हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और फ्रेंड्स, कई दिनों से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। इसका कारण था कि हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, जो कि अब ठीक हो गई हूँ। तो कोशिश करूँगी जितने भी दिन पीजीटी एग्ज़ाम के बच्चे हैं उतने दिन में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को रखूँ जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहे परीक्षा के लिए, और उससे संबंधित व्याख्या भी दूँ जिससे कि आपको काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाए। तो आप इसी तरह अपना सहयोग बना के रखिए। और अगर जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपका सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती रहती है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं जो कि आपका एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं अगर आप तैयार करते हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अब आइए बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1। यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं आश्वास की स्थिति को मूर्त रूप में एवं पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए जे थॉम्सन, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम या ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये डेफिनेशन दी है इमाइल दुर्खिम ने। ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने कहा है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं आश्वास की स्थिति को मूर्त रूप में या पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये इमाइल दुर्खिम ने बोला है, इसे याद रखिएगा। और देखिए, ये जो परिभाषा होती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नंबर गेन करने में बहुत सहायक होती हैं। तो आप डेली जो भी प्रीवियस ईयर पूछी गई हैं, आपके पास जो भी नोट्स हों, जो भी चीज़ें हों, उनमें जो भी क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर हों, उसमें जो भी डेफिनेशंस पूछी गई हैं उनको एक जगह पे लिख के आप डेली 5-5 भी पढ़ेंगे तो काफ़ी आपकी डेफिनेशंस तैयार हो जाएंगी। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी व्यापारिक क्षेत्र में या ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र में। तो देखिए, पीजीटी का सिलेबस देखिएगा, उसमें बेरोजगारी जो कि सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत निर्धनता बेरोजगारी हमें पढ़ना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेरोजगारी से संबंधित है, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो आराम से इसका आंसर भी दे लेंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज इस कॉन्सेप्ट को अपना पूरा कर लें। तो देखिए, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पे काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। मतलब बेरोजगारी उस चीज़ को कहेंगे कि बाजार में जो भी मजदूरी दर है वो व्यक्ति उससे ज़्यादा मांग भी नहीं रहा है, उसी पे काम करना चाह रहा है, फिर भी उसे अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। उसके अलावा जैसे अमेरिका में या विकसित देशों में बेरोजगारी किसे कहा जाता है? तो यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे भी बेरोजगार या बेरोजगारी माना जाएगा। कि आजकल के समय में बेरोजगारी का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि कोई भी छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी कितने सारे फॉर्म्स डल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, उस हिसाब से कि हमारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है फिर भी हम चाहते हैं कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन मिल जाए, तो इसे ही बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, और ये जो परिभाषा हमने यहाँ पे दी है एलियट एवं मेरिल के अनुसार, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति करने के स्थानों की संख्या में अधिक होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी पीजीटी में पूछी गई डेफिनेशन है कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति करने के लिए स्थानों की संख्या में अधिक होती है। ये किसने दिया है? एलियट और मेरिल ने कहा है। उसके अलावा अब अगर बात करें बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो पहले बात करेंगे विकासशील देशों में बेरोजगारी कौन कौन सी पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक बात करेंगे, पहली जो बेरोजगारी की बात करेंगे वो है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो कहाँ देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कृषि में लगे हुए जैसे लोग होते हैं वो कृषि में जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों का समय पर रोजगार मिलता है। जिस समय जो सीजन आता है उस हिसाब से वो उसकी जुताई, बुआई, कटाई करते हैं, लेकिन जब वो सीजन चला जाता है तो क्या होता है? उनका कृषि का कार्य खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोग जो होंगे, कृषि में लगे हुए लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि मौसम के
ऊपर निर्भर करेगा कि कितना हमें कार्य करना है, कितनी कृषि में कार्य करना है, क्या चीज़ लगाना है, ये सब क्या होगा, ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। और दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे जो मिस्त्री हैं वो बेरोजगार हो गए, कार बनाने की मांग बढ़ गई। इस प्रकार क्या होगा कि बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा हुई है। ठीक है, तो ये जो बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ये समझाया जा रहा है कि जब हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन होता है, जैसे पहले क्या था, घड़ी का बहुत चलन था, हर कोई घड़ी पहनना पसंद करता था, तो उस हिसाब से क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम चलता था। लेकिन आजकल बहुत कम ही लोग, क्योंकि घड़ी का मोबाइल में ही लोगों ने टाइम देख लिया, तो बहुत कम हो गया प्रचलन। तो उस हिसाब से जो लोगों को वो काम आता था उस समय तो बहुत डिमांड थी, आज उसकी डिमांड नहीं है। जैसे स्कूटर का भी देखा जाए तो उस समय बहुत डिमांड थी एक समय पे, आज क्या है, आज कार के उत्पादन में, तो जो लोगों को स्कूटर बनाना आता था वो आज कार अगर नहीं बना पा रहे तो उनकी जो बेरोजगारी होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब अगर ये था विकासशील देशों में कौन कौन सी, मौसमी बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। अब अगर बात करें विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो पहली बेरोजगारी जिसकी बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर आता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो क्या होता है, उत्पादन कम होता है और कम लोगों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। तो जो चक्रीय बेरोजगारी होगी ये अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है कि अगर अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है तो उत्पादन बढ़ेगा, उस तरह से लोगों के जीवन स्तर भी बढ़ेंगे, और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है तो उत्पादन भी कम होगा और लोगों के जीवन स्तर भी निम्न होगा। तो ये होगी चक्रीय बेरोजगारी। और दूसरी बेरोजगारी जो कि प्रतिरोधात्मक या संघर्ष जनित बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारी है ये ऐसा व्यक्ति जो रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दूसरे रोजगारों की बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकल जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा होता है। तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नए नौकरी को पाने के बीच में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो घर्षण जनित बेरोजगारी कहेगी। तो घर्षण जनित बेरोजगारी वो होगी जब आप जैसे कोई नौकरी में है, आपको वो नौकरी नहीं अच्छी लगी, आपने उसे लीव कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद आप दूसरी नौकरी तलाश करते हैं, आप सीवी डालते हैं, हर जगह इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उस बीच में जो आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो उसे ही घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाएगा। वहीं अन्य बेरोजगारियों की अगर बात करें तो पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी। एक व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो उसको मिल नहीं रही है, इस कारण वह बेरोजगार बैठा है। मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी में कि काम है लेकिन जो मजदूरी उसकी तय है कि तुम्हें इतना ही मिलेगा, लेकिन हमारी डिमांड ज़्यादा है कि नहीं हमें इतना चाहिए और हम उस पर राजी ना होकर घर में बैठे हैं, हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली बेरोजगारी क्या होगी, ऐच्छिक बेरोजगारी होगी। वहीं खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी जो होगी ये ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी कही जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेरोजगारी क्या होती है और बेरोजगारी के प्रकार सारे समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि रक्त संबंधियों का केंद्र पत्नियों की बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विस्तृत परिवार, ऑप्शन बी प्राथमिक परिवार, ऑप्शन सी वैवाहिक परिवार या ऑप्शन डी सजातीय परिवार। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, सजातीय परिवार। तो देखिए सजातीय परिवार मतलब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ रक्त संबंधी केंद्र, तो रक्त के संबंध में जब एक ही रक्त के संबंध से बंधे हुए लोग जब विवाह करते हैं, आपस में बनते हैं और जिस परिवार का निर्माण होता है वो कौन सा परिवार कहलाता है, सजातीय परिवार कहलाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्रोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए बाल अपराधी, ऑप्शन बी महिला अपराधी, ऑप्शन सी दोषी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ब्रोस्टल स्कूल
हमने कई जगह पे देखा है बाल अपराधी दिया हुआ है, लेकिन इसको हमने पढ़ा हुआ है ये बाल अपराधी में ना हो करके ये किशोर अपराधी होते हैं उनके लिए। देखिए बाल अपराधी के लिए रिमांड गृह होगा, ठीक है। रिमांड गृह और बोस्टर स्कूल दोनों लिखा आता है, तो आप बाल अपराधी जरूर टिक कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ पे केवल ओनली बोस्टर स्कूल दिया हो वहाँ पे आप किशोर अपराधियों को संबंधित कीजिएगा, क्योंकि बोस्टर स्कूल जो है ये किशोर अपराधी के सुधार के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आइए अब इस चीज़ को समझ भी लेते हैं कि बोस्टर स्कूल क्या होता है। देखिए बोस्टर स्कूल जो बाल अपराधियों के लिए नहीं अपितु किशोर अपराधियों के लिए होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन रिमांड गृह जो होगा वो बाल अपराधियों के लिए होगा, जो 15 से 21 वर्ष के बीच में होता है और 32 वर्ष की आयु में इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो 15 से 21 वर्ष के बीच में जो भी अपराधी होंगे वो कहाँ सुधार के लिए जाएंगे? बोस्टर स्कूल में जाएंगे। बोस्टर स्कूल में अपराधियों को दिन भर रुचिकर और मेहनत कामों में लगाया जाता है। सामान्य शिक्षा के साथ साथ इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, औद्योगिक परीक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण सबसे पहले 1902 ईस्वी में इंग्लैंड में केंट प्रांत के मैनचेस्टर के निकट बोस्टल नामक स्थान पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम बोस्टल स्कूल रखा गया है, ठीक है। इंग्लैंड का एक केंट प्रांत है जहां बोस्टल नामक एक स्थान पर 1902 में एक प्रशिक्षण शुरू किया गया था जो अपराधियों के सुधार के लिए था, इसीलिए इसका नाम बोस्टर स्कूल पड़ा, ठीक है। बोस्टर स्कूल भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1926 में मद्रास राज्य में बना और एक अधिनियम के द्वारा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर सन 2011 तक भारत में कुल कितने बोस्टल स्कूल हैं? तो 21 कार्यरत हैं, ठीक है। 21 जो है बोस्टर स्कूल वो 31 दिसंबर सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार, और जिसमें कैदियों की संख्या अगर बात की जाए कुल कितनी क्षमता है तो 2218 कैदियों के लिए कुल क्षमता है इन 21 कार्यरत बोस्टर स्कूलों में, जो कि आंकड़े अगर कब के हैं तो सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं, और भारत में मद्रास में 1926 में स्थापित किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम कब से लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 2005। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 1985। तो 1985 में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम पारित किया गया था। ये क्या है? देखिए मादक द्रव्य व्यसन, देख लीजिएगा पीजीटी में सिलेबस में दिया हुआ है मादक द्रव्य व्यसन, ये क्या होता है अभी मैं इसको भी समझाती हूँ, ठीक है। और इसके लिए किस अधिनियम को, इसको रोकने के लिए कौन कौन से अधिनियम बने, तो पहला अधिनियम इससे ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम कब लागू हुआ? 1985 में लागू हुआ। तो आइए अब समझते हैं कि मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है। देखिए मादक द्रव्य व्यसन का तात्पर्य होता है कि मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता, मतलब अगर हम मादक पदार्थों का सेवन ना करें तो शरीर में दर्द, बेचैनी, रुग्णता आदि महसूस होना, मतलब उसके बिना रह ना पाना। जिस भी मादक द्रव्य, जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं या चरस हो गया, गांजा हो गया, तो ये सब चीज़ों का जो सेवन करते हैं और वो इतना ज़्यादा सेवन कर लेते हैं कि उसके बगैर वो रह नहीं पा रहे हैं, तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत रखा जाएगा। और इसी के संबंध में हर्टन महोदय ने लिखा है कि अनेक जनजातियों के अध्ययन के पश्चात एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि जिस संस्कृति में असुरक्षा, तनाव की मात्रा अधिक होती है वहाँ मादक द्रव्य का उतना ही उपयोग अधिक होता है। मतलब जो भी संस्कृति ज़्यादातर असुरक्षित होगी और तनाव जिसमें ज़्यादा होगा, जिस भी जनजाति में, जिस भी संस्कृति में, जिस भी समुदाय में, वहाँ इसका उपयोग, मादक द्रव्य व्यसनों का ज़्यादा उपयोग, मतलब जितने निकोटीन है, जितने भी आपके चरस, गांजा है और तंबाकू है, इन सब का उपयोग उतना ही ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये बात किया है हर्टन महोदय ने। वहीं एलियट मैरिन लिखते हैं कि वे लोग जो बहुत ही संकोची, भावुक, सामाजिक दृष्टि से असुरक्षित और कठिनाइयों का सामना करने में असमर्थ होते हैं, वो एक विकल्प के रूप में इसे मद्यपान को स्वीकार करते हैं। मतलब ये सब चीज़ें अगर प्रयोग कोई कर रहे हैं एलियट मैरिन के अनुसार, तो जो लोग संकोची होंगे, भावुक होंगे, सामाजिक रूप में अपने आप को एक स्थान पर नहीं पाते होंगे, तो वो लोग एक अपने विकल्प के रूप में इसे यूज़ में लेते हैं। ये बोला है एलियट मैरिन ने। वहीं अगर बात किया जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मादक पदार्थों को रोकने का प्रयास किया गया है या बात कही गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार ये बात कही गई है कि राज्य मतलब सरकार, ठीक है, अपनी जनता का पोषण और जीवन स्तर को उठाना तथा जन स्वास्थ्य को सुधारना अपना एक प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। विशेषतः स्वास्थ्य के लिए औषधीय परियोजनाओं के
नशीले पेय पदार्थ को, मादक पदार्थ को रोकने का प्रयास करेगा। मतलब जो अनुच्छेद 46 है वो ये बात करता है कि जो सरकार होगी या राज्य होगा वो जनता के पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, उनके जन स्वास्थ्य को सुधारेगा तथा वो औषधि जो उसके लिए जरूरी हो उसकी उपयोग के लिए रखेगा, और जो नशीले पेय पदार्थ है, मादक पदार्थ है, उनका उपयोग करने से अपनी जनता को रोकेगा। ये अनुच्छेद 46 में बात की गई है। शराब के अतिरिक्त अफीम हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, marijuana हो गया, भांग, कोकीन, माजून, मान, पैथेडीन आदि से सेवन पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए। ये बात कही गई है इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 46 से संबंधित है। वहीं देश में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम जो कि 1985 में बनाया गया, जिसे प्रभावी बनाने के लिए सन 2014 में इसमें संशोधन किया गया और सन 2015 में एक नया कानून बनाया गया। नशीले पदार्थों के सेवन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर 1988 में राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण संस्थान, जिसे NCDAP, ठीक है, NCDAP जिसे बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण संस्थान का गठन किया गया। और ये कब किया गया? 1998 में। किसकी धारा 71 के अंतर्गत सरकार को नशीली दवा आदि के लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना का अधिकार दिया गया कि कौन कौन से लोग हैं जो इस नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं और उनके इलाज के लिए तथा उनका पुनर्वास केंद्र की स्थापना का भी बात कही गई। किसमें? NCDAP में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैकियम मेरिट, ऑप्शन बी PN प्रभु, ऑप्शन सी YV सिंह या ऑप्शन डी AC दुबे। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैकियम मेरिट। मैकियम मेरिट ने इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज, ये किसकी पुस्तक है? मैकियम मेरिट की है। वहीं विलेज इंडिया भी मैकियम मेरिट की है। तो याद रखिएगा इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज के लेखक कौन है? मैकियम मेरिट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, NK बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है? ऑप्शन ए उत्पादन संगठन, ऑप्शन बी धार्मिक संस्कार संबंधी पदानुक्रम, ऑप्शन सी नस्लीय समानता या ऑप्शन डी शुद्धता प्रदूषण विरोधाभास। तो NK बोस के अनुसार बताना है कि उन्होंने जाति व्यवस्था की स्थापना का क्या आधार बताया था। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्पादन संगठन। ठीक है, तो उत्पादन संगठन जाति व्यवस्था की स्थापना का आधार रहेगा, ये NK बोस के अनुसार था। और ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो हम आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लाते हैं वो सभी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि NK बोस ने जाति व्यवस्था की स्थापना उत्पादन संगठन के आधार पर की गई है। वहीं अगर शुद्धता प्रदूषण की बात किसने की है? एल ड्यूमा ने की है। ठीक है, एल ड्यूमा ने शुद्धता और प्रदूषण की बात किया है और जाति व्यवस्था के लिए उत्पादन संगठन की NK बोस ने किया है। उसके अलावा अब हम समझते हैं जाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आइए इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए, जाति शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ग्रेसिया डी ओरेट ने कास्ट की व्युत्पत्ति के संबंध में 1665 में यह बताया था कि यह पुर्तगाली शब्द कास्टा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा कास्ट है वो पुर्तगाली भाषा कास्टा से उत्पन्न हुआ है। इसे किसने बोला था? ग्रेसिया डी ओरेट ने, जो कि कब बताया था? 1665 ईस्वी में बताया था। वहीं अगर बात करें कि माजूमदार कास्ट के या जाति के संबंध में क्या कहते हैं, तो माजूमदार जो कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है। ये कई बार डेफिनेशन पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो माजूमदार की है। वहीं कूले ने बोला है कि जब एक वर्ग पूर्णतः या अनुवांशिक हो जाता है तो उसे जाति कहेंगे। वहीं हॉवेल के अनुसार अंतर्विवाह तथा वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जाति होगा। तो यहाँ पे जो जाति की हमने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इन सब ये सारी पूछी हुई हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर माजूमदार और कूले की पूछी गई हैं। और केलकर के अनुसार जाति एक ऐसा समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली, इसके सदस्य जो होते हैं वो उसी में जन्म लेते हैं। दूसरी बात किया गया था कि इसके सदस्य इनके अपने सामाजिक नियमों के आधार पर समुदाय के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। तो ये केलकर के अनुसार था। वहीं इरावती कर्वे ने बोला है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह होता है। वहीं रिजले की भी डेफिनेशन दिया है हमने M.A. होकॉर्ट को। J.H. हट्टन ने क्या जाति के विषय में कहा है, इसकी आप PDF ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल में इसे डाल देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये
उसके अलावा अब अगर बात करें कि जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की, तो पहला है परंपरागत सिद्धांत। तो परंपरागत सिद्धांत है तो जाहिर से इसको बात है समझ रहे होंगे कि इसकी जो उत्पत्ति हुई होगी वो वेद, शास्त्र, उपनिषद या मनुस्मृति इन्हीं से हुई होगी। ठीक है, इन तो जातियों की उत्पत्ति के लिए मनु ने जो है प्रतिलोम विवाह या वर्ण संकरता को मानते हैं। वहीं महाभारत और गीता में भी वर्ण संकरता से ही जातियों की उत्पत्ति बताई गई है, मतलब वर्णों से जाति की उत्पत्ति हुई है। यह महाभारत और गीता में भी और मनुस्मृति में भी, इन तीनों में बात किया है। तो परंपरागत सिद्धांत के आधार पे अगर बात किया जाएगा तो जो स्तर पे जो भी बात की जाएगी जाति की उत्पत्ति का, वो वेद, शास्त्र, उपनिषद या मनुस्मृति से माना जाएगा। वहीं दूसरी की प्रजाति सिद्धांत जो है इसे किसने दिया? हर्बर्ट रिजले, जीएस घुरिये और डीएन मजूमदार ने दिया। ठीक है, तो डीएन मजूमदार, जीएस घुरिये और हर्बर्ट रिजले ये किससे संबंधित है? प्रजातीय सिद्धांत से संबंधित है। हर्बर्ट रिजले ने प्रजातीय मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति के बारे में बताया। वहीं जीएस घुरिये की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने आर्यों अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संबंध से जाति की उत्पत्ति बताया है कि डॉक्टर घुरिये ने बोला है कि आर्य व अनार्य के जो प्रजातीय व जो सांस्कृतिक संपर्क थे उन्हीं से जाति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके अलावा आदिम संस्कृति या माना सिद्धांत, इसके अनुसार अगर बात करें तो इसे जे.एच. हट्टन ने 1861 की जनगणना के आधार पर दिया और इन्होंने अपने सिद्धांत में माना के आधार पर जाति की उत्पत्ति माना है। बताया है कि माना के अनुसार ही जाति की उत्पत्ति हुई है और माना एक रहस्यमय, अलौकिक या व्यक्तित्व संस्कृति है जो प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। मतलब जे.एच. हट्टन, इतना ध्यान रखिएगा कि माना का सिद्धांत जो कि जाति की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसे जे.एच. हट्टन ने दिया है कब? 1861 ईस्वी में। और इन्होंने बताया कि माना जो है एक रहस्यमय, अलौकिक या व्यक्तित्व संस्कृति होती है जो हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। तो जो जिस जाति का होगा उसमें एक ही समान मात्रा में माना पाया जाएगा, वो एक जाति का कहा जाएगा। ये किसने बोला? जे.एच. हट्टन ने बोला। वहीं माना को श्यामचरण दुबे ने बोंगा कहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, श्यामचरण दुबे ने माना को क्या बोला है? बोंगा बोला है। और व्यावसायिक सिद्धांत की अगर जाति की उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो इसके जन्मदाता कौन है? नेस्फील्ड है। और इन्होंने प्रजाति व धर्म के स्थान पर व्यवसाय को महत्व दिया कि प्रजाति और धर्म के स्थान पर व्यवसाय से जो है जाति की उत्पत्ति हुई है। तो अब आगे जानते हैं धार्मिक सिद्धांत। तो धार्मिक सिद्धांत जो कि होकार्ट और सेनार्ट ने जाति की उत्पत्ति का क्या माना है? धर्म माना है। जैसे व्यावसायिक सिद्धांत को नेस्फील्ड ने माना, ठीक है, आर्थिक संगठन को एन.के. बोस ने माना, वैसे ही धर्म को जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने माना? होकार्ट और सेनार्ट ने माना है। तो जब भी धर्म की बात पे जाति की उत्पत्ति की बात की जाएगी तो वहाँ पे आप होकार्ट और सेनार्ट को याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए थॉमस कुन, ऑप्शन बी जे.डी. बर्नाल, ऑप्शन सी स्टीव फुलर या ऑप्शन डी कॉल पॉपर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी जे.डी. बर्नाल। तो जे.डी. बर्नाल ने आधुनिक विज्ञान में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की है। ठीक है, आधुनिक विज्ञान में अगर बात की जाएगी कि आधुनिक विज्ञान के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात किसने की है? तो जे.डी. बर्नाल ने बात की है। वहीं अगर बात की जाएगी कि आत्म भौतिकवाद की बात किसने की है? देखिए आत्म भौतिकवाद की बात किसने की है? तो ये बात किया है हीगल ने, इसे याद रखिएगा। हीगल ने आत्म भौतिकवाद और आधुनिक विज्ञान में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात जे.डी. बर्नाल ने, वहीं आधुनिक भौतिकवाद की बात मार्क्स ने भी किया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने आधुनिक नहीं, उन्होंने भौतिक जगत की बात किया है। ठीक है, भौतिक जगत का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, आधुनिक विज्ञान के अध्ययन का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जे.डी. बर्नाल, वहीं आत्म भौतिकवाद की बात की जाएगी तो हीगल। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की है? ऑप्शन ए एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन बी जी.के.वी. राव समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति या ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो देखिए इसमें बात की जा रही है कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था की वो किसने बात किया है, किसने अनुशंसा की है उसकी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है। तो आइए अब पंचायती राज व्यवस्था संबंधी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं।
तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में आ रहा होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो अर्थ होता है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों आवश्यकताओं के अनुरूप शासन का संचालन कर सके। तो स्वतंत्रता के बाद जो पंचायती राज की स्थापना की गई वो किसको ध्यान में रखी गई? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होगा? वो एक ऐसी सत्ता होगी जो कि केंद्र के ऊपर ना होकर स्थानीय स्तर पर होगी। स्थानीय मतलब आपके आसपास क्षेत्र से ही कोई एक इंसान चुना जाएगा जो हर चीज़ों की समस्याओं को जानता होगा और उस स्तर से उसका संचालन करेगा, जिससे कि आम जनता भी संतुष्ट रहे। तो उसी के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो कब की गई? ये की गई 1993 के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक मान्यता मिली। इसका उद्देश्य देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरत के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। तो ये कब? 1993 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर बात किया जाए जैसे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, कि किसने सबसे पहले कहा था कि स्थानीय स्वशासन के आधार पे कार्यों को किया जाना चाहिए या जनक के रूप में, तो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। ठीक है, इसे में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं और 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिए थे तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वहीं वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांत में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया। वहीं स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात की जाए तो 1957 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बोला जाता है, के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब? 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी। तथा राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम, जो कि 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने का अध्ययन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का अध्ययन किया गया। वहीं नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने बात किया, बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पे, 3 स्तर पे बताया था। एक ग्राम स्तर पे होना चाहिए, एक ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए, एक जिला स्तर पे। इसकी बात किया बलवंत राय मेहता समिति ने। और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली और इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगांव जिला में, जो कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। तो त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, जो कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देती हूँ। बाकी आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वही अभी हमने आपको बताया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में एक पंचायत जो ग्राम स्तर पर होगी, एक मध्यवर्ती स्तर पर होगी, एक जिला स्तर पर। इसे किसने कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। उसके अलावा कुछ और भी समितियाँ हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पहला है हनुमंत राय समिति, जो कि 1883 में आई। GKV राय समिति, जो कि 1985 में आई। LM सिघवी समिति 1986 में आई। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग 1988 में आया। PK थुंगन समिति, जो कि 1989 में आई। और हरलाला सिंह खर्रा समिति, जो कि 1990 में आई। ये सारी जो समितियां हैं ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात की गई थी, तो मैंने बता दिया बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जो कि 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आप अब सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया गया। देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज व्यवस्था, ये टॉपिक देख लीजिएगा। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन PGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन A 1950-51, ऑप्शन B 1964-65,
ऑप्शन सी 1974-75 या ऑप्शन डी 1977-78। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी 1977 और 78। तो 1977 और 78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। तो अब चलिए समझते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या होता है, इसमें किस किस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया, ठीक है, और ये इसके क्या उद्देश्य थे, इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कोई भी आप समझ लीजिए, जो कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे बोला जाता है, ये 2 अक्टूबर 1980 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता को दूर करना भारत में नियोजित विकास का प्रमुख और प्राथमिक उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण निर्धनता को दूर करना। जो भी ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी निर्धनता को दूर करके भारत में नियोजित विकास का उद्देश्य था तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के लिए ट्राइसेम, दवाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा इंदिरा गांधी आवास योजना और गंगा कल्याण योजना, ये सब चीज़ें शुरू की गई थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो हमें जो पढ़ना है वो ट्राइसेम भी पढ़ना है, दवाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, ये सारे जितने हमने आपको कार्यक्रम दिए हैं इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनको पढ़ेंगे इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीछे आपको जो कि हमने बता ही दिया था मरुभूमि वाला कार्यक्रम के बारे में, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब जैसे मरु विकास कार्यक्रम जो कि 1977-78 में केंद्र सरकार ने 100% की सहायता से इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि मरुस्थल का जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनके विस्तार को होने से रोकना और मरु क्षेत्रों को आर्थिक विकास करना उन क्षेत्रों का। तो इसको किसने शुरू किया था 1977 या 78 में? केंद्र सरकार ने 100% की सहायता से। उसके बाद 1 अप्रैल 1999 में इसे कोष आवंटन का तरीका बदलकर 75% केंद्र सरकार ने ले लिया और 25% जिस राज्य के लिए मरुभूमि के लिए विस्तार को रोकने के लिए सहायता की जाएगी उसका कर दिया गया। पहले क्या 100% सहायता केवल केंद्र सरकार ने शुरू किया, फिर बाद में 1999 में इसे बदलकर 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार को कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा लाया हुआ प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।